आज जो आप एक एईपीएस आईडी पर इतने चेंजेस देख रहे हैं, अब आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का सामना करना पड़ रहा है। मैक्सिमम एईपीएस रिटेलर्स को ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है कि भाई एईपीएस कंपनीज ने ये क्यों किया, क्यों बार बार ट्रांजैक्शन के करने पर एजेंट को अपना फिंगर लगाना पड़ेगा। मैं आपको बता दूंगा, अगर मैं किसी भी एईपीएस संचालक से ये बात पूछूं क्या आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी चाहिए, तो शायद ही कोई होगा ऐसा जो मना कर दे। हर बंदा आज की डेट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी लेने में लगा हुआ है, और जैसे ही किसी एक एईपीएस संचालक का धंधा थोड़ा सा अप होता है तो सबसे पहले उसकी जो सोच बनती है वो यही बनती है कि भाई मुझे किसी भी तरीके से किसी भी बैंक का एक सीएसपी मिल जाए, जिससे कि मैं डायरेक्टली बैंक से जुड़कर काम करूं और बहुत सारा पैसा कमा पाऊं। सबसे पहले तो मैं आपका ये डाउट क्लियर कर दूं कि भाई अगर किसी भी बैंक के आप सीएसपी बनते हैं तो जितना आपके माइंड में पैसा चल रहा है उतना पैसा अब यहां नहीं है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बारे में। तो यहां पर मैं आपसे कह रहा था कि अगर आपसे मैं ये कहूं कि आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी चाहिए तो आप बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे। तो क्या आपको पता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आईडी को लॉगिन करने पर कितनी बार आपको फिंगर लगानी पड़ती है? ये जो आज एनपीसीआई ने सभी एईपीएस कंपनियों को ये निर्देश दिया था कि भाई आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को लागू करना पड़ेगा, ये जो नियम है वो बहुत पहले से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपीओ पर लागू है। और जब भी उनको अपनी आईडी को लॉगिन करना पड़ता है, उनके फिंगर के थ्रू लॉगिन होती है, और जब ट्रांजैक्शन के करते 10-15 मिनट के अंदर जब आईडी लॉग आउट हो जाती है तो फिर से वो आईडी उनके फिंगर से ही ओपन होती है। और हर एक ट्रांजैक्शन पर उनको अपना एक ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना पड़ता है, तब जाकर उनका एक ट्रांजैक्शन सक्सेस होता है। इसीलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी पर थोड़ा सा वक्त लग जाता है एईपीएस के मुकाबले में, क्योंकि एईपीएस वाले तो फटाफट ट्रांजैक्शन कर देते थे। किसी भी एसबीआई के सीएसपी पॉइंट पर इतनी स्पीड से काम नहीं हो पाता है। उसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि पहले तो आईडी को लॉगिन करने के लिए उनको फिंगर लगाना पड़ता है, और हर एक ट्रांजैक्शन पर उनको अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड एंटर करके आगे उसको प्रोसीड करना पड़ता है। तो अगर आपको इस 2FA वाले नियम से अगर परेशानी हो रही है तो आप इसको परेशानी मत समझो। अब आपको इसकी हैबिट डालनी पड़ेगी, आपको ये सारी चीज़ें आपकी आदत में लाना पड़ेगा। परेशानी तो उन लोगों के लिए है जो किसी और की आईडी से काम कर रहे थे और उस बंदे को पता ही नहीं था कि भाई मेरे आधार पैन कार्ड पर कोई एईपीएस की आईडी चला रहा है, और ऐसी आईडियों के माध्यम से फ्रॉड भी सबसे ज्यादा हो रहे थे। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी फ्रॉड की कहानी सुनाना चाहूंगा। हाथरस में एक बंदे ने एक लेडीज के नाम से आईडी ली, और आईडी को एक्टिवेट कराने के बाद उसने एक दिन के अंदर 2 लाख से ज्यादा का फ्रॉड किया। यानी कि 10-10 हज़ार करके, 5-5 हज़ार करके, जिसके वो जैसे निकाल सका उसने पैसे निकाले और रफू चक्कर हो गया। जब कंपनी की तरफ से इसकी इंक्वायरी की गई तो पता चला कि वो ये आईडी है वो एक लेडीज़ की है, और एक ऐसे गांव की है जिस गांव में वो लेडी रहती ही नहीं है। उस गांव को लगभग उसने 5 या 6 साल पहले ही छोड़ दिया था। तो आप ये लगा लीजिए अंदाजा कि जिस बंदे ने उस लेडीज से कुछ भी बोलकर डॉक्यूमेंट्स लिए थे, आईडी एक्टिवेट होने के बाद भी उसी लेडी से उसने सेकंड डे में ईकेवाईसी करवाई, और जब आईडी एक्टिवेट हो गई तो उसके अगले दिन वो बंदा उस लेडीज के पास पहुंचता है और धोखे से किसी न किसी बहाने से उसने फिर से ईकेवाईसी करवाई अपने पोर्टल को चालू करने के लिए। यानी कि अब से पहले की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि आपको भी पता है कि एक दिन में एक ही बार आपको ईकेवाईसी करनी पड़ती थी, आपकी फिंगर लगानी पड़ती थी और पूरे दिन आपके ट्रांजैक्शन हो रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही उसने एक बार उस लेडीज की फिंगर अपने पोर्टल पर लगवाई और अब एईपीएस सर्विसेज उसकी चालू हो गई। तो उस दिन उसने उसी गांव के अंदर मैक्सिमम 2-2.5 लाख रुपए का फ्रॉड किया, और फ्रॉड करके रफू चक्कर हो गया। तो इस प्रकार के बहुत ज्यादा फ्रॉड हुए हैं, एनपीसीआई को रिपोर्ट्स पहुंची हैं, कंपनियों ने चार्जबैक पे किए हैं। तो ये सारी एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी थी, इसलिए इस 2FA को लागू किया गया है, जो आज आपको बहुत बड़ी मुसीबत लग रहा है। तो आप में से अगर कोई भी किसी भी बैंक का एक सीएसपी बनना चाहता है तो वहां पर ये सर्विस आपको पहले से मिलेगी। यानी कि हर बार आपको फिंगर लगानी है, ट्रांजैक्शन पासवर्ड भी एंटर करना है। एईपीएस पोर्टल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको सिर्फ फिंगर ही लगानी है, यहां कोई ट्रांजैक्शन पासवर्ड नहीं होता है। तो फिंगर लगाएंगे आपका काम हो जाएगा। लेकिन किसी भी बैंक के सीएसपी पोर्टल की अगर मैं बात करूं तो वहां पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होती है, फिंगर भी लगानी पड़ती है, ट्रांजैक्शन पासवर्ड भी देने पड़ते हैं, प्रिंट आउट भी निकालना पड़ता है, आपको टारगेट भी पूरा करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। इसीलिए तो यही रीजन है कि एक बैंक के सीएसपी को सबसे ज्यादा वैल्यू मिलती है और कस्टमर भी उसी पर सबसे ज्यादा बिलीव करता है कि वहां पर रूल एंड रेगुलेशंस के हिसाब से काम होता है। अगर आज की डेट में एईपीएस संचालकों ने भी बिल्कुल उसी तरीके से काम किया होता तो ये सारे नियम एनपीसीआई को लागू नहीं करने पड़ते। तो यही एक सबसे बड़ा तरीका था फ्रॉड को रोकने के लिए, और हो सकता है कि
ऐसा करने से बहुत लोगों के साथ जो घोटाले हो रहे थे वो नहीं हो पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि 2FA को लागू करने का एनपीसीआई का सबसे बड़ा रीजन क्या था। रीजन और भी हैं, बहुत सारे रीजन होंगे, उनमें से मैंने अपनी समझ के हिसाब से आपको ये रीजन बताया कि ये एक सबसे बड़ा रीजन मेरी नजर में था जो कि हो रहा था, लोगों के साथ घोटाले हो रहे थे, आधार कार्ड के थ्रू पैसे उड़ाए जा रहे थे। अब हो सकता है कि जो इस तरह के फ्रॉड हुआ करते थे वो कम हो जाएंगे या बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो के आखिर में आपको बता दूं कि अगर आप एक रॉयनेट के एईपीएस संचालक बनना चाहते हैं तो हम ऑल ओवर यूपी में रॉयनेट की एईपीएस आईडी को प्रोवाइड कराते हैं और साथ ही साथ में आप डिस्ट्रीब्यूटर भी बनाते हैं। अगर आप एक रिटेलर बनकर या डिस्ट्रीब्यूटर बनकर रॉयनेट के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें संपर्क कीजिएगा, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।